के बारे में पढ़ेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के कारण से जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनता है उसका किस प्रकार से प्लांट के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। मेन रूप से प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करने के लिए लीव्स उत्तरदायी होती हैं, लेकिन जहाँ सक्युलेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का कार्य जो है वो ग्रीन स्टेम के द्वारा भी किया जाता है। और उसके बाद लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज के रूप में फॉर्म्ड होता है, और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च ग्रेन्स के रूप में। और जब वापस रिक्वायर्ड होते हैं ये ग्रेन्स कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च वापस सिंपल सुगर्स में कन्वर्ट हो जाती है, और दे मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। हाउएवर द साइट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड साइट ऑफ यूटिलाइजेशन एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, क्योंकि हायर प्लांट्स में वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है, और इसलिए ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फॉर्म यानी उनके जहाँ पर वो बनते हैं वहाँ से जहाँ इनका यूटिलाइजेशन होता है, जहाँ पर इनका ओरिजिन और डेस्टिनेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। द फिनोमिना ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम साइट ऑफ सिंथेसिस टू साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, यानी जहाँ इनका सिंथेसिस हुआ और वहाँ जहाँ इनका यूटिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। यानी द टर्म सोल्यूट मीन्स फूड मटेरियल डिजोल्व इन सॉल्यूशन फॉर्म। सॉल्यूशन फॉर्म में फूड मटेरियल बनता है तभी उसका ट्रांसलोकेशन होता है, अदरवाइज अगर सॉलिड कंडीशन में रहेगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का क्या पाथवे है, यानी रास्ता क्या है। इट हैज बीन वेल एस्टेब्लिश्ड दैट फ्लोएम इज द पाथ ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। यानी इससे पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि फ्लोएम इज द मेन वस्कुलर strand of the food translocation and xylem is the main vascular tissue system for the water and mineral translocation। यहाँ हम कि फ्लोएम ही फूड ट्रांसलोकेशन का मेन पाथवे है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए कि फ्लोएम ही इज द पाथवे ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। फर्स्ट है रिंगिंग एंड गिर्डलिंग एक्सपेरिमेंट इस बात को अच्छे से प्रूव कर रहा है। रिंगिंग और गिर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो टिश्यू जो कि वस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, बार, कोर्टेक्स और फ्लोएम, वुडी स्टेम में, और जाइलम को छोड़ दिया जाता है। जाइलम इज ओनली रिमेनिंग टिश्यू इन दी ग्रिडल्ड एरिया विच कनेक्ट अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ दी। ये जाइलम को छोड़ दिया जाता है और ये लोअर और अपर पार्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसके अंदर आप देख ही रहे हो स्टेम है, इसको यहाँ से हम चाकू से या किसी कटर से इस तरह से काटा जाता है कि रिंग बन गया है, और उस रिंग से वो पोर्शन जो कि अभी मैंने बताया बार, कोर्टेक्स और फ्लोएम को हटा दिया जाता है। और उसके पश्चात इस एक्सपेरिमेंट को लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट जो है उसको हम वाटर के बीकर में रखते हैं। कुछ इसमें पश्चात आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर से ग्रीन लीव्स के द्वारा जो फूड फॉर्मेशन हो रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन लोअर पार्ट की तरफ होएगा, जबकि यहाँ जाइलम तो है लेकिन फ्लोएम नहीं है, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर रुक जाएगा और फूड मटेरियल यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे ये वाला पोर्शन जो है एक्यूमुलेटेड मटेरियल के कारण से स्वोलन यानी फूला हुआ दिखाई देगा। और धीरे धीरे प्लांट के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे लोअर पोर्शन से रूट, क्योंकि वाटर तो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है, रूट क्या हो जाएगी, वो डाई हो जाएगी और अल्टीमेटली पूरा प्लांट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, फूड तो बना लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है जिस पाथवे के थ्रू हो रहा है उस पाथवे को हमने इसमें रिमूव किया, और वो पाथवे क्या था, फ्लोएम। और उसको रिमूव होते ही क्या हो गया, यहाँ पर फूड एक्यूमुलेट हो गया। इसका मतलब फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू ही होता है, जो कि एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है। नाउ केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया गया इसमें कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने
जाइलम और फ्लोएम का केमिकल एनालिसिस किया, जिसमें क्या किया जाता है, मेसन और मेस्केल ने कपास के पौधों पर ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया गया। इसमें क्या देखा गया कि फ्लोएम सैप जो होता है उसमें रिलेटिवली रिच इन कार्बोहाइड्रेट में रिच था, यानी स्पेशली उसमें क्या था, सुक्रोज था, जबकि जाइलम सैप के अंदर मिनरल एलिमेंट पाए गए। इसका मतलब साफ है कि फूड का कंडक्शन जो है, यानी कार्बोहाइड्रेट का कंडक्शन फ्लोएम के थ्रू होता है और वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन जाइलम के थ्रू होता है। इसी प्रकार से अन्य एक्सपेरिमेंट्स इसमें किए गए, जैसे एफिड स्टाइलेट्स का, यानी इंसेक्ट की एफिड जो होती है, एफिड जो इंसेक्ट होता है उसकी जो प्रोबोसिस होती है वो काफ़ी लंबी होती है, उसके द्वारा इन्फेक्शन करवाया गया। फिर एफिड का टेस्ट किया गया तो उसमें क्या देखा गया कि उसकी जो एफिड स्टाइलेट थी उसके अंदर क्या पाया गया, कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब फ्लोएम जो है उसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन होता है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक्स के द्वारा भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड यानी C14 को काम में लिया गया। उसके पश्चात उसमें क्या देखा गया, जब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बना तो वो रेडियो एक्टिव था। इसका मतलब क्या है, फूड जो है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो किसके थ्रू पास हो रहा था, फ्लोएम के थ्रू पास हो रहा था, यानी फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। ये एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को सिद्ध करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन की डायरेक्शन यानी दिशा, किस डायरेक्शन में ट्रांसलोकेशन यानी ऑर्गेनिक फूड का मूवमेंट होता है। तो फ्लोएम ट्रांसलोकेट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू एरिया ऑफ ग्रोथ, यानी लीव्स में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बन रहा है और जहां पर ग्रोथ हो रही है, जहां पर स्टोरेज हो रहा है, उस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें 4 प्रकार के डायरेक्शंस इसमें हमने दिखाए हैं। फर्स्ट है डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी प्लांट के अंदर आपको पता है एरियल सिस्टम जो होता है, यानी शूट सिस्टम और रूट, यानी लीव्स के अंदर फूड बन रहा है तो लीव्स से स्टेम में और स्टेम से रूट्स में, यानी अपर टू लोअर पोर्शन, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ सेकंड है अपवर्ड डायरेक्शन, यानी फ्रॉम लीव्स टू, अब लीव्स जो कि मिडल पोर्शन में है और अपर पोर्शन की लीव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कम ग्रीन होती हैं और कच्ची होती हैं, जिसमें जो लीव्स जो मेच्योर लीव्स होती हैं वहाँ फूड का फॉर्मेशन होता है और डेवलपिंग बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स में वो जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है वो कंजप्शन के लिए जाता है और स्टोरेज के लिए जाता है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है इसका अच्छा एग्जांपल है, जिसमें अपवर्ड ट्रांसलोकेशन फूड का होता है। थर्ड है रेडियल डायरेक्शन, यानी साइड में, यानी फूड का फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू पिथ टू कोर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। जब हम सेक्शन कटिंग में हमने पढ़ा था कि मिडल में क्या पाया जाता है, पिथ, फिर जाइलम, फिर कैम्बियम, फिर फ्लोएम। तो फूड का ट्रांसलोकेशन जो है कोर्टेकल रीजन में, यानी फूड मटेरियल रेडियली ट्रांसलोकेट होकर और जाइलम रेज और फ्लोएम रेज के थ्रू, यानी साइड वाले पोर्शन में प्लांट को मिलता है। फोर्थ है बाई डायरेक्शनल, यानी फूड का ट्रांसलोकेशन, इसका मतलब डाउनवर्ड भी हो रहा है, अपवर्ड भी हो रहा है। इसका मतलब फूड का ट्रांसलोकेशन दोनों ही दिशाओं में हो रहा है। अकर्स नियर द एपेक्सेस और ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द स्टेम नोड्स फ्रॉम वेयर फूड रिसीव्ड फ्रॉम द मेच्योर लीव्स इज ट्रांसफर्ड टू अपवर्ड, यानी जहां पर मेच्योर लीव्स होती हैं वो ऊपर की तरफ जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं स्टेम के, वहां पर उसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है। इसका मतलब अपवर्ड हो रहा है। उधर दूसरा जो लीव्स, मेच्योर लीव्स जो होती हैं उनसे, यानी स्टोरेज रीजन यानी रूट्स की तरफ अगर फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है तो इसका मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है सोर्स एंड सिंक। सोर्स मतलब जहां पर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, एंड सिंक जहां पर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का कंजप्शन हो रहा है या स्टोरेज हो रहा है। सोर्स इज डिफाइंड एज एनी ऑर्गन इन प्लांट विच आर कैपेबल ऑफ एक्सपोर्टिंग फूड मटेरियल टू द एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म और द एरिया ऑफ स्टोरेज, यानी कहाँ पर उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है वहां पर वो जा रहा है। तो यहाँ कहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बन रहा है वो कहलाता है उसका सोर्स। जैसे मैच्योर लीव्स होती हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, ये इसके सोर्स हुए। सिंक यानी कहाँ पर उसका यूटिलाइज, यह है ओरिजिन प्लेस और ये है डेस्टिनेशन प्लेस। सिंक इज डिफाइंड एज एनी ऑर्गन इन प्लांट विच रिसीव फूड फ्रॉम द सोर्स।
सोर्स से फूड को रिसीव कर रहा है वो कहलाता है उसका सिंक। तो एग्जाम्पल में क्या आ सकते हैं, रूट्स, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट रूट बना नहीं पाती तो उसका रूट के अंदर कंजप्शन, और रूट के अंदर जैसे मॉडिफाइड रूट होती हैं तो उनमें स्टोरेज, जैसे ट्यूबर्स हैं, स्टेम ट्यूबर्स हैं, डेवलपिंग फ्रूट्स हैं, इमेच्योर लीव्स हैं, वहाँ पर वो सब ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, सिंक काम करते हैं। अब सिंक जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सिंक। प्राइमरी सिंक्स यानी प्राथमिक रूप से जो हमारे प्राइम इंपॉर्टेंस में आती है, जैसे इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट है जो खाने के काम में आते हैं, जैसे सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स, राइस, टिम्बर है, फॉरेस्ट क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, मैंगो जैसे लीव्स हैं ग्रीन, और स्टेम जैसे शुगर केन, यहाँ पर सिंक के रूप में काम में आते हैं। प्राइमरी सिंक्स आर दोज विच आर प्राइम इंपॉर्टेंस टू मैन के लिए प्राइम इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सिंक। सेकेंडरी सिंक्स आल्सो यूजफुल फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी इन प्लांट राइजोम है, जैसे ट्यूबर्स हैं, कोन्स हैं, इन ए प्लांट ट्यूबर्स आर प्रोड्यूस एज स्टोरेज ऑर्गन। पता है कि ट्यूबर्स जो होते हैं स्टोरेज, जैसे आलू की हम बात करें तो स्टोरेज ऑर्गन है। दिस प्लांट माइट आल्सो प्रोड्यूस, अब इसके बाद जब इसका जर्मिनेशन होगा तो सीड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। दीज स्टोरेज ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस मच अर्लियर टू दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी सीड अल्टीमेटली डेवलपमेंट जो होता है उससे पहले ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। सेकेंडरी सिंक्स आर आल्सो यूजफुल फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए सेकेंडरी सिंक बहुत ही यूजफुल होते हैं। जैसे पोटैटो ट्यूबर की हम बात करें तो पोटैटो ट्यूबर से हम दोबारा नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं उनकी बड से, तो इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं सेकेंडरी सिंक। नाउ दिस इज द डायग्राम आप जो देख रहे हो, इसमें ये जाइलम है, ये इसकी कैम्बियम है, ये फ्लोएम है, क्योंकि यहाँ फ्लोएम मेन ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन है। तो इसके अंदर यहाँ ये आप देख रहे हो प्लांट ऑर्गन वेयर शुगर इज मेड और मोबिलाइज्ड, यहाँ पर शुगर बन रही है फोटोसिंथेसिस के कारण से। लीफ सेल के अंदर शुगर यानी सुक्रोज बन गई, डिजोल्व फॉर्म में सुक्रोज है, और फिर ट्रांसपोर्ट दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी शुगर्स का यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये सोर्स है, ये लिखा हुआ है सोर्स लीफ सेल्स, और यहाँ से ये इसकी एडजॉइनिंग सेल्स के थ्रू होता हुआ यहाँ फिर फ्लोएम की चालनी नलिका से होता हुआ फिर सिंक यानी रूट सेल से प्लांट ऑर्गन वेयर शुगर इज स्टोर्ड और यूज्ड। यहाँ पर इस तरह से सोर्स और सिंक के बीच में रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी और इसके ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच के गैप को कौन कंप्लीट करता है, फ्लोएम। नाउ फ्लोएम लोडिंग, इसके अंदर दो प्रक्रियाएं होती हैं। जब ऊपर यानी लीफ के मेसोफिल के अंदर सोर्स सेल के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट यानी सुक्रोज बनता है, तो सबसे पहले उसका किसके अंदर लोड होना जरूरी है, फ्लोएम के अंदर। तभी फ्लोएम के अंदर जब वो लोड होगा तभी तो वो जाकर अनलोड कहाँ पर होगा, सिंक सेल यानी रूट सेल्स के अंदर अनलोड होगा। तो द मोमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम मेसोफिल सेल टू फ्लोएम सीव एलिमेंट्स ऑफ द मैच्योर लीव्स इज नोन एज फ्लोएम लोडिंग, यानी बन तो गया है मेसोफिल सेल्स के अंदर, लेकिन फ्लोएम की सीव एलिमेंट्स के अंदर यानी सीव ट्यूब के अंदर उसका पहुंचना ही क्या कहलाता है, फ्लोएम लोडिंग कहलाता है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। सीव ट्यूब कंडक्ट्स सुक्रोज ओनली but the photosynthetic chloroplast mostly in the form of starch which has to transport to cytoplasm, और जहाँ पर साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, ताकि वो उसका ट्रांसलोकेशन डिजोल्व कंडीशन में हो सके। सुक्रोज मूव फ्रॉम मेसोफिल टू नियरबाई सीव एलिमेंट्स बाय शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी यहाँ सुक्रोज जो बन गया मेसोफिल में वो नियरबाई सीव एलिमेंट के अंदर जाएगा तो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट होगा। फिर फ्रॉम सीव ट्यूब टू सिंक बाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है, स्टेम का फ्लोएम, और उस फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, उसका बल्क फ्लो यानी मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सुक्रोज सेल सोर्स सेल है, यहाँ पर सुक्रोज डिजोल्व कंडीशन में है, यहाँ पर इसमें वाटर और मिलेगा जिसके कारण से क्या हो जाएगा, ये और डिजोल्व कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पर इसकी लोडिंग होगी सीव के अंदर, और लोडिंग होते ही यहाँ लोड हो गया और फिर यहाँ से प्रेशर जिसके कारण से क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन सुक्रोज की ज़्यादा और यहाँ कंसंट्रेशन क्या कम है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण से प्रेशर ड्राइवन
होगा, जिसके कारण से बल्क फ्लो होगा वाटर के साथ सोल्यूट्स का, और यहाँ पर आकर क्या होगा, सिंक के पास ये क्या हो जाएगा, फ्लोएम वापस यानी सीव ट्यूब जो है इसको वापस खाली कर देती है और सिंक सेल के पास ये चला जाता है। और इस खाली होने को ही हम क्या कहते हैं, फ्लोएम अनलोडिंग। यानी फ्रॉम सीव एलिमेंट सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू सिंक ऑर्गन्स एज रूट्स, ट्यूबर्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और दिस इज कॉल्ड फ्लोएम अनलोडिंग। इसके अंदर भी सेम वही होगा, सीव एलिमेंट अनलोड करेंगे पहले, फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, फिर स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म होगा, फाइनल स्टेज यानी यहाँ पर कंजप्शन ऑफ सुक्रोज यानी शुगर एंड मेटाबोलाइजेशन ऑफ सिंक सेल्स एंड स्टोरेज, ये काम यहाँ पर हो जाएगा। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की क्या क्रियाविधि है, इसके लिए ट्रांसलोकेशन को मैकेनिज्म को समझाने के लिए बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई, जिसमें फर्स्ट हाइपोथेसिस है डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। डिफ्यूजन हाइपोथेसिस में क्या होता है कि इस थ्योरी में ये बताया जाता है कि भाई लीफ के अंदर फूड जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए वहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होगी, और हायर कंसंट्रेशन से जहाँ पर सिंथेसिस हुआ वहाँ से यूटिलाइजेशन जहाँ होगा वहाँ पर इसकी लोअर कंसंट्रेशन होगी, इसलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार क्या होगा, फूड का ट्रांसलोकेशन होगा, और ये एक सिंपल डिफ्यूजन प्रक्रिया है, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरी थ्योरी है एक्टिवेटेड डिफ्यूजन थ्योरी। सबसे पहले प्रपोज्ड की थी मेसन और मैस्केल ने। इस थ्योरी के अनुसार डिफ्यूजन इन सीव ट्यूब के अंदर डिफ्यूजन जो होता है उसमें सीव ट्यूब के अंदर पाए जाने वाले एक्टिवेटिंग एजेंट्स के थ्रू, यानी वो उस डिफ्यूजन की प्रक्रिया को जो हमने पहले बात की उसको एक्सिलरेट कर देते हैं। कुछ ऐसे एक्टिवेटिंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं कि डिफ्यूजन की एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया, एक्टिवेटेड डिफ्यूजन थ्योरी। थर्ड है इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी। This theory was of electroosmosis was proposed by Fenton and Spener. Spener और Fenton ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार an electric potential across the sieve plate causes the movement of water along with solutes. This theory failed to explain several problem concerning ट्रांसलोकेशन। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो, ये जो है ये सीव ट्यूब है और ये सीव प्लेट है। यहाँ पर इसकी जो कंपेनियन सेल्स हैं, कंपेनियन सेल जो होती हैं इसमें न्यूक्लियस है और काफ़ी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। यहाँ पर इसमें मेम्ब्रेन के इस पार जो होता है पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसके कारण से यहाँ पोटेशियम के साथ शुगर बाइंड होंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण से पोटेशियम आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जिसके कारण से यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और पोटेशियम आयन के थ्रू ही यहाँ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सीव ट्यूब से दूसरी सीव ट्यूब में इस शुगर को अनलोड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पोटेशियम आयन यहाँ से फिर फ्री हो जाते हैं और नियर बाई कंपेनियन सेल्स के पास जाकर कंपेनियन सेल से फिर से अपर पोर्शन की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार से लगातार इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी यानी ऑस्मोटिक आयंस के कारण से शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी को सबसे पहले डी बेरीज ने दिया था और कर्टिस ने इसको और ज़्यादा डेवलप किया था। इस हाइपोथेसिस के अनुसार जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका जो ट्रांसलोकेशन फ्लोएम से सिंपल डिफ्यूजन और स्ट्रीमिंग मोमेंट के कारण से होता है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं वो चालनी नलिका के यानी सीव ट्यूब के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक स्ट्रीमिंग क्रिया द्वारा गमन करते हैं, और एक चालनी नलिका से एक सीव ट्यूब से दूसरी सीव ट्यूब के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा मोमेंट होता है। इस प्रकार से कोशिका द्रव्य की स्ट्रीमिंग मोमेंट जो होता है लगातार जारी रहता है। एक जीवद्रव्य जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के कारण से चालनी नलिका में अलग अलग प्रवणता वाले दो पदार्थ विपरीत दिशाओं में, एक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, विपरीत दिशाओं में मोमेंट कर सकते हैं, जिसके कारण से ये थ्योरी जो है बाई डायरेक्शनल मोमेंट को शो करती है। इस एविडेंसेस क्या है
यानी चालनी नलिका के जीवद्रव्य में जो जीवद्रव्य प्रवाह गति प्रमाणित हो चुकी है और यह थ्योरी जो है वो बाई डायरेक्शनल मोमेंट को शो कर रही है। और इस परिकल्पना के कारण से जो पार्टिकल्स का मोमेंट जो होता है ऑक्सीजन, श्वसन इत्यादि के कारण से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट, नाउ मुंच ने अपनी हाइपोथेसिस को शो करने के लिए यानी उसको प्रूव करने के लिए एक फिजिकल मॉडल तैयार किया, जो कि डायग्राम में आप देख रहे हो। इसमें 2 चेम्बर्स लिए जो कि सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन से बने हुए थे, जिनको कनेक्ट किया टी ट्यूब के द्वारा। चेम्बर ए में हाई कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और बी में जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और इनको फिर फर्स्ट जो हाई कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन ऑफ चेम्बर ए इज हाइपरटोनिक स्टेट। इसके कारण से क्या होगा, इसमें भार पानी है इसलिए क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होगा तो टर्गर प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होगा और यहाँ ट्रिगर प्रेशर कम है, यहाँ ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा है, जिसके कारण से ट्रिगर प्रेशर ग्रेडियंट पैदा होगा, जिसके कारण से यहाँ शुगर सॉल्यूशन का मोमेंट जो है ट्यूब के थ्रू बी की तरफ होगा। और ये मोमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक यानी सेम कंसंट्रेशन के नहीं हो जाएं। The movement of solute will continue till the solution of both chamber attain the state of isotonic यानी सेम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन नहीं बन जाते हैं एंड सिस्टम बिकम, और उसके बाद ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्लांट में हो नहीं सकता क्योंकि सेम कंसंट्रेशन दोनों
ए और बी दोनों की सेम कंसेंट्रेशन हो नहीं सकती। हाउएवर इफ न्यू शुगर सॉल्यूशन इज एडेड इन चैम्बर ए द सिस्टम विल स्टार्ट टू रन अगेन। लेकिन अगर आइसोटोनिक हो भी जाते हैं तो यहाँ पर फिर से कंसेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन फिर से तैयार हो जाएगा और जिसके कारण से फिर से मूवमेंट जारी रहेगा जब तक कि यानी इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। ए सिमिलर एक्सपेरिमेंट चैम्बर ए है वो किसके एनालॉग है? मीजोफिल सेल के, यानी मीजोफिल सेल से सिमिलरिटी रखता है विच कंटेन ए हायर कंसेंट्रेशन ऑफ फूड मटेरियल इन सोल्यूबल फॉर्म। In short, A is the production point called source. ये production point है। B is the analog of cell of the stem and root where food material utilized means root. In short, B is the consumption end, यानी means ये sink है। और T is the analog sieve tube of phloem, और T किसके है? sieve tube, phloem की sieve tube के similar है यहाँ पर। और यहाँ पर जो D point यहाँ पर जो दिख रहा है वो है xylem element के सिमिलर है। अब यहाँ लगातार इस प्रकार से वाटर का फ्लो लगातार इसमें होता रहेगा और यहाँ पर टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के कारण से लगातार सोर्स से सिंक की तरफ फूड का मूवमेंट जारी रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। इसी प्रकार से डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें जाइलम वेसल है, ये फ्लोएम ट्यूब है, ये कंपेनियन कैम्बियम है और यहाँ पर सोर्स सेल के अंदर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लोएम के अंदर लोडिंग हो रही है, उसके बाद सिंक सेल के अंदर इसका अनलोडिंग हो रही है, सुक्रोज का फ्लो हो रहा है, यहाँ इधर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, रूट से एरियल प्लांट पार्ट की तरफ हो रहा है मूवमेंट, और जिसके कारण से लीफ के मीजोफिल के अंदर वाटर एंटर करेगा और वहाँ पर उसको क्या फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर की तरफ चला जाएगा। इस प्रकार से लगातार फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा। और मीजोफिल सेल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ द लीफ बाय एंडोस्मोसिस leading to increase in turgor pressure of the mesophil cell. The turgor pressure in the cell of stem and roots are comparatively low, hence the soluble organic solute began to flow in mass from the mesophil through the phloem to the cells of the stem and root along the concentration gradient, यानी मीन्स टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के कारण से मोमेंट, जैसा कि अभी हमने देखा था। इन द सेल ऑफ स्टेम एंड रूट द ऑर्गेनिक सोल्यूट्स आर आइदर कंज्यूम्ड, या तो जो स्टेम या रूट के अंदर जो फूड आया है वो या तो कंज्यूम हो जाएगा या फिर बचेगा तो उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एक्सेस वाटर जो होगा उसको वापस जाइलम के अंदर डाल दिया जाएगा थ्रू कैम्बियम। जैसा कि अभी हमने देखा था, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है कैम्बियम की स्ट्रिप, और वो कैम्बियम की स्ट्रिप के थ्रू क्या होगा, वाटर जो एक्सेस है वो फ्लोएम से जाइलम के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस थ्योरी के मेरिट्स क्या हैं? व्हेन ए वुडी और हर्बेसियस प्लांट इज गिल्डर्ड, यानी जब एक वुडी या हर्बेसियस प्लांट को यानी उसमें गिल्डर्ड किया जाता है या रिंग किया जाता है तो द शेप कंटेन्स हायर शुगर कंटेनिंग एक्सीड्यूट्स फ्रॉम दी कट एंड, तो कट एंड के थ्रू यानी जो शेप जो होगा उसमें टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट पैदा नहीं हो पाएगा बल्कि कट एंड से उसका बाहर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। दूसरा, पॉजिटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिसअपियर्स व्हेन प्लांट्स आर डिफोलिएटेड। इसके क्या है कि दूसरा, इसके अंदर हम टर्गर प्रेशर का एग्जांपल अभी हमने देखा कि जैसे हम हर्बेसियस स्टेम होता है उसको कट करना इजी होता है, तो उसको जैसे हम कट करते हैं तो कट करने के कारण से उसके वाटर ड्रॉपलेट्स विद फूड बाहर आती हैं और उसके अंदर सुक्रोज होता है। इसका मतलब क्या है कि टर्गर प्रेशर क्रिएट हुआ है। दूसरा, पॉजिटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिसअपियर्स व्हेन प्लांट्स आर, और जब हम प्लांट को डिफोलिएटेड कर देते हैं यानी पत्तियां जब प्लांट पर से हटा देते हैं तो जो पॉजिटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा होता है यानी टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट वो डिसअपियर हो जाता है। ऑब्जेक्शन क्या है? दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन दी, यानी ये हाइपोथेसिस क्या कर रही है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट सोल्यूट का बता रही है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं बता रही है। अभी हमने देखा था कि ए से बी की तरफ मूवमेंट हो रहा है, सुक्रोज का बी से ए की तरफ मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी ये सिर्फ क्या प्रदर्शित कर रही है कि फूड का ट्रांसलोकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है। हाउएवर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सोल्यूट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन प्लांट, प्लांट के अंदर बाई डायरेक्शनल होगा ही होगा क्योंकि जब अपर पार्ट्स ऑफ द सूट अपेक्सेस हैं
वहां पर भी तो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ सूट अपेक्सिस की तरफ और रूट की तरफ, दोनों तरफ फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसलिए बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। लेकिन ये किसको एक्सप्लेन करती है? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड दैट इज रूट हेयर डू नॉट कंफर्म द रिक्वायरमेंट, यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेसोफिल सेल्स का और रूट हेयर का वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। दिस थ्योरी गिव्स पेसिव रोल ऑफ सीव ट्यूब्स एंड प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म और सीव ट्यूब का पेसिव रोल बता रही है, जबकि कुछ वर्कर्स क्या बता रहे हैं कि एटीपी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी एटीपी भी काम में आती है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसलोकेशन, यानी ट्रांसलोकेशन की रेट को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे फर्स्ट है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा करता है ट्रांसलोकेशन में। देयर इज एन ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी या तो मिनिमम होता है फिर मैक्सिमम होता है, एक ऑप्टिमम यानी बीच की कंडीशन जो होती है। यानी अगर ऑप्टिमम रेंज रहती है यानी लगभग 20 से 30 डिग्री के बीच टेम्परेचर रहता है तो ट्रांसलोकेशन की रेट क्या होगी? हाई होगी। हाँ, हैबिट एंड कर्टिस ऑब्जर्व दैट ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इन बीन प्लांट 20 to 30, और इसको ऑब्जर्व किया तो इसमें ट्रांसलोकेशन की रेट हाई थी। लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा तो जो सुक्रोज सॉल्यूशन है वो डिजोल्व कंडीशन में नहीं होगा तो ट्रांसलोकेशन की रेट कम होगी। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण से भी यानी ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। ट्रांसलोकेशन हैज बीन फाउंड इन इनएक्टिवेटेड टेम्परेचर अबव 50 डिग्री से ज़्यादा होते ही यानी एडवर्सली इफेक्ट होगा। टू लो टेम्परेचर भी एडवर्स इफेक्ट डालता है ट्रांसलोकेशन के ऊपर। इसी प्रकार से लाइट, टेम्परेचर के साथ लाइट भी ट्रांसलोकेशन की रेट को अफेक्ट करती है। जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तब फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होगी, तो फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा फोटोसिंथेट बनेगा तो ट्रांसलोकेशन की रेट भी हाई रहेगी। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है देन फोटोसिंथेसिस कम होगा और ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी कम होगा। सेकेंड है इनहिबिटर्स, यानी सर्टेन मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होते हैं जैसे साइनाइड है, डाइनाइट्रोफिनोल है, वो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर देते हैं। सपोर्टिंग द यूज ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन हेल्पिंग मोमेंट, यानी इसके कारण से जो है इनके अंदर रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेशन को भी इनहिबिट करते हैं। रेस्पिरेशन को इनहिबिट करेंगे तो इसके कारण से एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ट्रांसलोकेशन की रेट लो हो जाएगी। साइनाइड अप्लाइड लोकली टू फ्लोएम प्रिवेंट ट्रांसलोकेशन थ्रू द ट्रीटेड जोन। द इनहिबिटर डू नॉट रीच फ्लोएम इन इंटैक्ट प्लांट एंड सो टू अप्लाई इट वस्कुलर बंडल इज एक्सपोज्ड सर्जिकली, यानी इन्होंने किसके ऊपर देखा? वस्कुलर बंडल के ऊपर इसका प्रभाव देखा। तो जैसे ही साइनाइड और डाइनाइट्रोफिनोल वस्कुलर बंडल पर अप्लाई किए गए तो ट्रांसपोर्टेशन की रेट यानी ट्रांसलोकेशन की रेट लो हुई। नेक्स्ट है पोटेशियम एंड बोरोन डिफिशियंसी, यानी मिनरल अपटेकिंग की रेट क्या है? पोटेशियम इज abundantly present in phloem shape. पोटेशियम डिफिशियंसी अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द फ्रूट एंड स्टोरेज ऑर्गन्स, यानी पोटेशियम जो है वो मोमेंट के लिए अभी हमने देखा था कि यह पोटेशियम जो होता है सुक्रोज सॉल्यूशन के साथ बाइंड होता है उसकी, और जो कंपेनियन सेल से के अंदर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण से वो सुक्रोज सॉल्यूशन को डिजोल्व कंडीशन में बना लेते हैं और जिसके डिजोल्व कंडीशन में लगातार मूवमेंट होता रहता है। तो पोटेशियम सर्कुलेशन अराउंड द सीव प्लेट इंक्रीजेज ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब्स। अभी हमने इससे पहले एक थ्योरी के अंदर उसको देखा था, कीमोओस्मोटिक थ्योरी जो थी। सर्कुलेशन ऑफ पोटेशियम एस्टेब्लिशेज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीव प्लेट्स विच एक्चुअली फेवर शुगर ट्रांसलोकेशन, यानी सीव ट्यूब जो थी उसमें सीव प्लेट के दोनों तरफ की जो सीव ट्यूब थी उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही तो शुगर का ट्रांसलोकेशन हुआ था, और पोटेंशियल डिफरेंस किसने पैदा किया था? पोटेशियम आयंस ने। बट देयर इज ए नो जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। इट इज now believed that potassium ions are involved in loading in minor veins in leaves. बोरोन जो होता है वो भी also essential for sugar transport. There is no sufficient explanation of function of boron in sugar transport. However, हम जो पोलन ट्यूब के अंदर भी ये देखते हैं कि बोरोन जो होता है पोलन ट्यूब के अंदर सुक्रोज को यानी मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
गाउच और डगर ने suggest दिया boron complexes with sucrose to form sugar borate complex which might pass through the negatively charged membrane more readily than neutral sugar molecules. ये भी क्या करता है, शुगर की solubility बढ़ाता है, मूवमेंट करवाता है. नेक्स्ट है हार्मोन्स. इन दी एक्टिवली ग्रोइंग रीजन ग्रोथ प्रोमोटिंग फाइटोहार्मोन्स प्रेजेंट. जहाँ पर ग्रोइंग रीजन होते हैं वह हार्मोन्स की अमाउंट ज़्यादा बनती है. द एक्टिवली ग्रोइंग रीजन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गर सिंक, और वहाँ पर ही वो सिंक के रूप में काम करेंगे. दस अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोर्स रीजन. Growth hormones stimulate growth in these regions. So it is suggested that growth hormone have a strong influence on phloem translocation, but this effect is indirect. It is very difficult to distinguish hormonal effect on translocation and from hormonal effect on the metabolism of sink tissue for the attraction of translocates. इसलिए जो हार्मोन ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे फाइटो हार्मोन्स मीन्स इंडोल 3-एस्टिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है, साइटोकाइनिन्स है, ये जो होते हैं वो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की रेट को बढ़ाते हैं. ऑफ कोर्स इन इंटेक्ट प्लांट देयर इज नो एविडेंस टू इंडोजिनस. अब मतलब इंडोजिनस लेवल हार्मोन्स का क्या है और उसका फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के साथ क्या रोल है, इसके बारे में कोई ज़्यादा एविडेंसेस इसमें नहीं आई हैं. दे अफेक्ट एसिमुलेट पार्शनी बाय कंट्रोलिंग सिंक ग्रोथ, लीव सेंसेस एंड अदर. यानी ये इनडायरेक्टली रोल अदा करते हैं, यानी सिंक के अंदर ग्रोइंग पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर इनके अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए सुक्रोज सॉल्यूशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हुआ ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स के बारे में विस्तार से हमने पढ़ा. थैंक यू.